अगर इसको जोड़ दें हम तो लगभग 75%, उससे भी अधिक। और कुल मिलाकर के हम जिसको बहुजन समाज कहते हैं उसका हिस्सा 85% है। सभी महिलाओं को जोड़ दें तो लगभग 92% से भी अधिक हिस्सा बहुजन समाज का हिस्सा है, जिसके संवैधानिक अधिकार 74 वर्ष के बाद भी लागू नहीं हुआ। लागू नहीं हुआ, क्यों नहीं लागू हुआ? उसी में बातें ये जुड़ी हुई है कि मोदी सरकार या कांग्रेस सरकार जातिवार जनगणना क्यों नहीं करवाई और क्यों नहीं करवाना चाहती? हम कहेंगे क्या मोदी सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती है? ऐसा कहना अधूरी बात होगी। क्या कांग्रेस के नेता ने, क्या कांग्रेस के अध्यक्ष ने, क्या कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ये कहा कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए? नहीं कहा, नहीं कहा। वैसे ही नहीं कहा जैसे भाजपा और आरएसएस ने कहा। हमें समझना होगा कि 74 वर्ष के पाप के लिए क्या केवल ये आरएसएस और भाजपा दोषी है? भाजपा और आरएसएस के रास्ते को बनाने का काम कांग्रेस ने किया है, समाजवादियों ने किया है। जब हमारे बड़े नेता समाजवादी डॉक्टर लोहिया ये नारा दे रहे थे कि पिछड़ा मांगे 100 में 60, पिछड़ों की हिस्सेदारी कितनी होगी? 100 में 60 होगी। काका काले का आयोग लागू हो, लोहिया जी ने कोई आंदोलन नहीं चलाया, कोई आंदोलन नहीं चलाया। उनकी जनसंख्या लाखों में थी पूरे हिंदी प्रदेश में, लेकिन आंदोलन नहीं हुआ। पिछड़ा आयोग नया गठित हो, इसके लिए भी समाजवादियों ने आंदोलन नहीं चलाया। रामस्वरूप वर्मा साहब को अगर छोड़ दिया, जो लोहिया जी के समाजवाद के साथ जुड़े हुए नहीं थे, उन्होंने और मान्यवर काशीराम साहब ये आवाज देना शुरू किया बांध से तहत, और तब मंडल कमीशन नियुक्त हुआ। जनता पार्टी के घोषणा पत्र में कहना पड़ा था कि पिछड़ा वर्ग के लिए हम आयोग गठित करेंगे और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू करेंगे। ये करना क्यों नहीं चाहते? क्या कांग्रेस हो या भाजपा हो या मोदी सरकार हो, करना क्यों नहीं चाहते? पहला कारण जिसके बारे में माननीय पीएनपी पाल साहब ने कहा है, रखी है अपनी बातों को, उन्होंने कहा कि भाई इस देश में ब्राह्मणवाद, मनुवाद सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में कब्जा बनाए रखे, जैसे 3500 वर्षों से बनाए हुए हैं। ये लड़ाई हमारी गुलामी की लड़ाई है, गुलामी से मुक्ति की लड़ाई है, जाति जनगणना और अन्य हमारे संवैधानिक अधिकारों की मांगों का। और इसलिए ये 3500 वर्ष की गुलामी यूं ही चलती रहे और यहाँ का बहुजन समाज SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, माफ करेंगे अनवर साहब, बल्कि हम कहेंगे बहुजन समाज, ये गुलामी करती रहे। इसी की साजिश है पहला नंबर 1। और दूसरा क्या है? अगर हमारे रक्षा मंत्री ने कहा था कि जातिगत जनगणना हम कराएंगे, तो पलट क्यों गए? पलटी मारने के जो कारण हैं, वो मुख्य कारण EWS, ये जो दरिद्र कमजोर तथा कथित गरीब के नाम पर वो 10% आरक्षण लागू किया है अवैधानिक तरीके से, इसका पर्दाफाश नहीं हो जाए। अगर ये जातिगत जनगणना होगी
तो इसका पर्दाफाश हो जाएगा कि ये 10% नहीं है गरीब लोग। इसके लिए यहाँ के 54% लोगों की जातिगत जनगणना को रोका जा रहा है, क्योंकि जातिगत जनगणना होने से सवर्णों की भी संख्या पता चल जाएगा, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति का पता चल जाएगा और ओबीसी का भी चल जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि ये दो मुख्य कारण है इसके। ये दोनों मुख्य कारण का प्रयोजन क्या है? हम आज कहेंगे कि ये 10% जो सवर्णों को आरक्षण दिया, इसका कारण क्या है? एक तो एमपी का चुनाव जीतना था, 19 में संसदीय चुनाव था और सामने फिल्म को लेकर के बखेड़ा मचा हुआ था। करनी सेना और लोग, राजपूत बिरादरी के लोग, ब्राह्मण बिरादरी के लोग इनके खिलाफ थे, हो गए थे उसका मुंह पोछने के लिए। लेकिन एक साथ वो इसको खेला कि संसद में भी बहुमत मिल जाए, ये जितने सवर्ण जातियां हैं हमको वोट दे दे। और दूसरी बात यह थी कि मनुवाद जैसे चला आ रहा है वो और भी सेवाओं में लागू हो जाए, वर्चस्व लागू हो जाए। जैसे 80-90% सभी नौकरियों में वो मौजूद है, वो घटे नहीं। 28 वर्षों से मंडल कमीशन लागू है केंद्रीय सेवाओं में। 73 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 93 में लागू हुआ। 28 वर्ष में पहुंचे कितने लोग हैं? ग्रेड 1 में लगभग 8%, ग्रेड 2, ग्रेड 3 मिला करके 12%, ग्रेड 4 मिला करके केवल 17%, 27% में 17%, ग्रेड 1 में 27% में 8% लगभग 12% ग्रेड 2 और ग्रेड 3 को मिला। किसका कोटा है? कौन खाया है? एससी के लोगों को ग्रेड 1 के सर्विसेज में 8%, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 मिलाकर के 12%। वो जो 14.5% रिजर्वेशन है वो नहीं मिला अभी तक। एसटी का उससे भी नीचे। भाई मेरे कुल मिलाकर के 33%, 49% में 33%, बाकी सब छीन लिया किसने? सवर्ण जातियों ने। वो जाति वो जनगणना करा करके क्या अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे? कुल्हाड़ी मारेंगे वो अपने? इसे और भी घर में साफ हो जाएगा, अधिकृत रिपोर्ट आ जाएगा। इसलिए भाई मेरे अपना घर कोई नहीं उजाड़ना चाहता है। आया हुआ विशेषाधिकार और सेवाएं कोई छोड़ना नहीं चाहता है, हम भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो जो 3500 वर्ष से खाया है वो क्यों छोड़ देगा? ऐसे ही क्यों छोड़ देगा? बाबा साहब ने कहा था कि संसद में गलत लोगों का बहुमत हो सकता है। कल लोकतंत्र में गलत लोग, गलत विचारधारा के लोग भी जा सकते हैं, संविधान विरोधी लोग भी सत्ता में जा सकते हैं। इसको आज हम देख रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में देखा और आज मोदी के रूप में देख रहे हैं। गलत विचारधारा के लोग हैं। कल क्या करना है? संसद पर कब्जा होने का मतलब है कानून बनाना, कानून को लागू करवाना, जैसा चाहा वैसा लागू करना, मुख्य कानून बनाना, ये हम कर सकता है। तो उपाय क्या है? डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा जब संसद तुम्हारे लिए बोलना बंद कर दे। 2019 में जो चुनाव हुआ इस देश में, 15% जिसकी आबादी है, 222 सांसद वहां मौजूद हैं, 222 सांसद वहां मौजूद हैं पार्लियामेंट में। 139 एससी और एसटी के हैं, 139, 131 रिजर्व सीट से और 8 जनरल सीट से जीते गए हैं एसटी में। 139। हमारा जो ओबीसी समाज है जो 54% है, 1931 के जनगणना के मुताबिक 52.5 से 34%, ये है 54%। इनका कितना है? 181। जिसकी आधी आबादी है वो है 181। होना कितना चाहिए था? 272 होना चाहिए था। ओबीसी का सांसद कितना? 272। हुआ कितना?
क्या हुआ भाई? वो है 181 लोग सांसद हैं हमारे लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा में जाना चाहिए था 272, गया 181। 222 15% लोगों से गया। जिनको जाना चाहिए था कितना, 15% के हिसाब से 80, वो गया 222। और अनुसूचित जाति और जनजाति के जनसंख्या के अनुपात में गए। अब भाई 181 और 139 ये दोनों मिलकर के बनता है 320। 139 और 181 ये मिलकर के बनता है 320। 320 के मुंह में आवाज नहीं है। 320 के मुंह में आवाज नहीं। जाति जनगणना होनी चाहिए। अभी अभी लोकसभा का सत्र समाप्त हुआ है, किसी भी सांसद ने इस सवाल को वहां नहीं उठाया, किसी भी व्यक्ति ने सवाल को नहीं उठाया। और दोगलापनी क्या है जो जानेंगे, बिहार का दोगलापनी। यहां भाजपा कहता है जाति जनगणना कराओ, प्रस्ताव पारित करता है नीतीश कुमार के साथ मिलकर, और बाहर निकल के बोलता है जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। यह दोगलापन है। हमारे लोगों का दोगलापन है कि संसद में वो नहीं कुछ बोलते, बाहर में भी नहीं बोलते। अगर सांसद लोग 10-20 सांसद भी बोलना शुरू कर दे तो बातें बननी शुरू हो जाएगी। 10-20 सांसद भी बाहर में पार्लियामेंट में मोदी के डर से नहीं बोला, अपने अपने राजा जो लोग हैं पार्टी के सुप्रीमो उसके डर से नहीं बोला। कोई बात नहीं। अरे आदमी के बच्चा हो भाई, पिछड़ा और गणित के नाम पर जीत करके गए हो। वोट मांगने के वक्त में तो जाति बड़ी याद आती है, लेकिन उसकी जनगणना कराने में तो अतिथि बनने लग जाती है। ये बात है समझने की। दरअसल एक पंक्ति है दुष्यंत कुमार की, तुम नाहक टुकड़े चुन चुनकर तो दामन में छिपाए बैठे हो, शीशे का मसीहा कोई नहीं जो आस लगाए बैठी। भाई ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसलिए कहा कि जब संसद और विधानसभा चुप हो जाए तब आप को जन अपने लोगों के बीच में, समाज के बीच में, सामाजिक संगठनों के जरिए नेता खड़ा करना होगा, रोड के जरिए नेता खड़ा करना होगा, आंदोलन के जरिए नेता खड़ा करना होगा। उसके परिणाम क्या होंगे? ताकि आपके आंदोलन अगर सशक्त हो गए, समाज में वो शिक्षक लोग खड़े हो गए, तो ये नेता लोग जो संसद में होंगे, विधानसभा में होंगे, उनकी गिट्टी बजने लगेगी और फिर आपकी आवाज बन करके वो बोलने लग जाएंगे। ये पहली बात। कहा अगर वो नहीं बोले उसके बाद भी तो ये समझना कि चुनाव में उसका पत्ता साफ है और नए नेता का चुनाव होगा। कोई जरूरी नहीं कि एक सांसद जो रह गया और बार-बार सांसद हो। नए नेता, नए विधानसभा के नेता चुनेंगे हम, नए नेता चुनेंगे हम, अनेकों बार नेता चुनेंगे। जब तक नहीं बोलेगा हमारे नेता तक हम चुनते रहेंगे, लेकिन ये बदलने का काम हमें करना पड़ेगा जन आंदोलन के जरिए, नेताओं के जरिए। और मुझे लगता है जाति और जनगणना होनी चाहिए। ये होने के लिए क्या करना है? हमने किसान आंदोलन का जिक्र किया, हमने 2 अप्रैल 2018 का जिक्र किया, SC/ST एक्ट का, हमने 13 पॉइंट रोस्टर का जिक्र किया, और इस तरह के अनेक आंदोलन मजदूर और किसान लड़ते रहे हैं हमारे देश में, सदियों से लड़ते रहे। ये तिलका गांधी की धरती है, जहां प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ तिलका गांधी के नेतृत्व में। भले ही तिलका गांधी के ऊपर उनको धुला दिया, लेकिन आज भी उनके विचार जिंदा हैं। इसी क्षेत्र से, इसी भूमि से, इसी भागलपुर प्रमंडल से सिद्धू कानू चांद भैया पैदा हुआ। हम ये कहना चाहते हैं साथियों कि बिहार के लोगों के बीच में संदेश देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनके साथ एकजुटता के लिए शुभ विवाह जरूरी है, आंदोलन जरूरी है। जिस दिन हजारों लोग
सड़कों पर, सहरसा पूर्णिया के सड़कों पर उतर जाएंगे, उस दिन मोदी तक ये आवाज चली जाएगी। कहेंगे आप बिहार में, लेकिन आवाज चली जाएगी मोदी तक। ये बात समझना जरूरी है हमारे लिए, आपके लिए। ये बात यूपी के चुनाव तक भी चली जाएगी। मैं माननीय सांसद के प्रस्ताव से सहमति देता हूँ। ऐसे जो भी संगठन है उनकी एक बैठक बुलाई जाए पटना में और विचार किया जाए। अगर बिहार को रास्ता दिखाने की जरूरत है तो बिहार इसके लिए तैयार रहे। हम लोग नेतृत्व करने के लिए, हम लोग नेतृत्व में जाने के लिए, नौजवानों को ले चलने के लिए तैयार हैं। हम खड़े हैं। और सांसद महोदय, ये जो प्रोफेसर लोग हैं, आपकी सभा में 4-5 प्रोफेसर भी आए हुए हैं। संभवतः वो समझ चुके हैं कि विश्वविद्यालय में क्या होने जा रहा है। अब तो हमारे लिए, बहुजनों के लिए वहां का भी रास्ता बंद है। विश्वविद्यालय में कुलपति बनने का, प्रतिकुलपति बनने का, ऑफिसर बनने का भी रास्ता बंद है। टीचर्स की नियुक्ति में एनएफएस को लागू हो रहा है सब जगह, नोट फॉर्म लागू हो रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, चौतरफा संविधान पर हमले हैं, हमारे समाज पर हमले हैं, हमारी अर्थव्यवस्था पर हमले हैं। अभी तक मुट्ठी भर लोगों ने, 2% लोगों ने 60% से अधिक संपत्ति अपने पास में कब्जा कर रखा है, कब्जा कर रहा है। 30% लोगों के पास 80% जमीन है, 30% लोगों के पास 80% जमीन है। वो कौन है 30%? कौन है? अगर जातिगत जनगणना होगी तो पूरा सामने आ जाएगा। ऐसे मैं कह देता हूं, सवर्णों में से 98% लोग हैं जिनके पास ये जमीनें हैं। 2% लोग इधर पिछड़े वर्ग से भी हैं। दलितों के पास तो जमीन ही नहीं, एसटी के पास तो जमीन ही नहीं, जिनको हम 40% का कहते लैंडलेस पीपुल, वो कौन है? वो तो यहाँ के दलित और आदिवासी लोग हैं। आदिवासियों के पास तो जमीन भी है, कितनी पथरी नहीं, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये आजादी की लड़ाई है। ये जातिगत जनगणना आजादी के नई आजादी की नींव रखेगा, ऐसा मैं समझता हूं। इस आजादी के आंदोलन को हम आगे बढ़ाएं। और हम अपने नौजवान साथियों से कहूंगा, नौजवानों, भारत बेरोजगारी में सबसे अव्वल, रोगी पीड़ित लोगों में सबसे अव्वल, निरक्षरता में सबसे अव्वल, स्वास्थ्य व्यवस्था में सबसे नीचे। ये तो दिक्कत है हमारे लिए। अव्वल का मतलब नीचे से अव्वल है, नीचे से अव्वल है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा, यानी बेरोजगारी की लिस्ट में हम बहुत नीचे हैं। कई मान्यताएं आई है शिक्षा के क्षेत्र में भी, महिलाओं की शिक्षा के बारे में, चिकित्सा के बारे में भी नई मान्यता आ रहे हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। दरअसल चौतरफा हमारे ऊपर हमला है, महिलाओं से लेकर के, शिक्षा नीति से लेकर, अर्थव्यवस्था से लेकर, समाज शिक्षा से लेकर। और सामाजिक न्याय का मतलब केवल संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति नहीं, सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ जीना अगर जिस दिन हम लोग सीख लेंगे, सामाजिक न्याय का आधा बात समाज सम्मान के साथ खड़ा होना, स्वाभिमान के साथ खड़ा होना। हमें सम्मान चाहिए, हम सम्मान के लिए बलिदान देंगे। 11 लोग शहीद हुए थे SC/ST एक्ट के समय में। हजारों दलित, आदिवासी और पिछड़े लोग मारे जाते हैं हर एक साल, उनका कोई इतिहास नहीं बनता है। लेकिन SC/ST एक्ट में 11 लोगों ने अपनी शहादत दी, मोदी सरकार हिलने लग गई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए बाध्य हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं। इसलिए मैं कहूंगा, कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, सर भी बहुत है, बाजू भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। हम कटेंगे भी, भरेंगे भी और हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं साथी रिंकू जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनकी टीम को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने फैसला लिया था सम्मेलन आयोजित करने का, और एक बेहतर व्यवस्था के तहत वो सुविधाएं जरूर है, लेकिन इस असुविधाओं के बीच में भी आपने ऐसा किया। मुझे लगता है कि आगे भी हम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आपको धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत।